हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पर हमारा डिस्कशन चल रहा था दोस्तों। भारतीय विदेश नीति वाले सब्जेक्ट में ये सेकेंड यूनिट पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला चैप्टर था भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध। और उसमें हम ये सेकेंड पार्ट भारत पाकिस्तान संबंध पर दोस्तों हमारा एक पार्ट इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखिए, तभी जाकर के पूरी कहानी आपको समझ आएगी। ये इसी का एक सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसके फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट को देखना, ठीक है ना। तो कोई गलती से भी, कोई मेरा दोस्त गलती से भी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखे, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट समझ आएगा। अन्यथा आप स्पष्ट बोलने वाले सर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जितना विस्तार से हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया है, उतना विस्तार से हम अन्य बातों पर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हुए जो ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, जैसा कि ये लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट है ना। भारत पाक संबंध या फिर कहें कि विवाद के प्रमुख मुद्दों का 6 नंबर का लेक्चर होने जा रहा है। चलिए सीधे डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, सेकेंड यूनिट में हम ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम अच्छे से इसकी व्याख्या को समझ चुके थे, इसकी व्याख्या देख चुके थे कि भारत पाकिस्तान का विवाद क्या है ना। शुरू से लेकर के दोस्तों अभी तक का जितने अतीत के कालीन मुद्दे, जैसा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, जो संबंध है, उसको हम दो पार्ट में कंप्लीट कर रहे थे। एक में देख रहे थे दोस्तों हम अतीत कालीन मुद्दे, मतलब अतीत के मुद्दे अर्थात ये कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय के जो मुद्दे थे, जो विवाद के मुद्दे थे, उन पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। और अभी सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे वर्तमान के मुद्दे की। आज वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद बना हुआ है, ठीक है। तो इनको दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे कुछ 7 बिंदुओं के माध्यम से, वैसे मेरे कारण थोड़े से पीछे आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर चल के हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पर जरा आप देखिए, फर्स्ट इसमें होगा हस्तक्षेप का विरोध, चीन पाक अमेरिका धुरी, पंजाब के आतंकवादियों को समर्थन, पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम का निर्माण करना, सियाचिन क्षेत्र, कराची या भारत विरोधी नीति, है ना। तो ये सब 7 बिंदुओं को हम अंदर चल के 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे सेशन के एंड तक। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा है तो 100% 100% पूरी तरह पानी की तरह क्लियर होने वाला है ये पूरा टॉपिक। और एक बात विशेष याद रखें, एग्जाम में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। चलिए सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा हस्तक्षेप का विरोध। क्या है? हस्तक्षेप का विरोध। वर्तमान मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, तो हस्तक्षेप का विरोध इसका मतलब क्या हुआ, आइए सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम इसका व्यवहारिक पक्ष समझते हुए चलेंगे, जिससे हमारा समय भी बचेगा और अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो पाएगी। चलिए भारत और पाकिस्तान, आ जाइए स्लाइड पर आ जाइए दोस्तों, पढ़िए इसको जरा मेरे साथ पढ़िए। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते रहे हैं, ठीक है, दोनों ही लगाते हैं। अक्टूबर 1983 में सिंध पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन तेजी से चला। कब? 1983 में, 1983 में सिंध पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली का, जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसकी बात हो रही दोस्तों यहाँ पर। इसमें लोकतंत्र की बहाली का तेजी से आंदोलन चला। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि आंदोलन को भारत आश्रय दे रहा है, ठीक है ना। वहीं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाया कि पंजाब के उग्रवादी आंदोलन में पाकिस्तान सहायता दे रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में तोड़फोड़ करने के लिए उग्रवादियों को प्रशिक्षित कर रहा है। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, पहले इसको समझ लीजिए कि आंतरिक हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का विरोध, किसी भी पॉइंट के नाम को इसको नाम दे सकते हैं आप, या कह सकते हैं आंतरिक हस्तक्षेप। ये पॉइंट भी आपका जो इसकी जगह नाम हो सकता है, लेकिन ये हस्तक्षेप का विरोध ये भी मान लीजिए। क्लियर कहने का अर्थ इनका ये है कि पाकिस्तान समय समय पर, पाकिस्तान
और भारत दोनों ही अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, वर्तमान में भी लगा रहे हैं। कैसे कि पंजाब में दोस्तों, माफ करना, कि जो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है, वहां पर कुछ आंदोलन चल रहे थे कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, और वो स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित होना चाहता है कौन? सिंध, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत उन आंदोलनकारियों को सपोर्ट करता है। ठीक है, भारत आंदोलनकारियों को सपोर्ट करता है। इसी के उल्टा परिप्रेक्ष्य, इसके उल्टे अगर हम इसके विपरीत देखें तो भारत भी जो है दोस्तों, पंजाब में जितनी भी आतंकित गतिविधियां हो रही है उसका आरोप पाकिस्तान पर लगाता है कि पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता है। इसको जो पंजाब में आकर के आतंक की गतिविधियां को संचालित करता है, जो समूह करता है, आतंकवादी समूह जो पंजाब में आतंक के फैलाने की जो गतिविधियों का संचालन करता है, उस ग्रुप को ट्रेनिंग देने का कार्य पाकिस्तान करता है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सच है। देखिए, सच क्या है क्या नहीं है ये सब पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। भारत इन मामलों में कभी पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की ऐसी हरकतें कई बार उजागर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। जितनी भी पूरे विश्व की बता रहा हूं दोस्तों, पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, उनमें से अधिकतम संगठनों में दोस्तों पाकिस्तान प्रशिक्षण देने में एक्सपर्ट है। उनमें से अधिकतम आतंकवादी जो संगठन है, ग्रुप है, उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से हस्तक्षेप का विरोध आपस में ये करते आए हैं। तो ये एक विशेष कारण है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद बने रहने का। ठीक है, कि दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहता है, कभी चुप बैठता ही नहीं है। जब भी पाकिस्तान में कोई सी भी सरकार आती है तो भारत से शुरू होती है उसकी सरकार, है ना। किसी भी सरकार को अगर सत्ता में भी आना है तो भारत की बुराई करेगी तो ही वो सत्ता में आएगी। तो कई सारी चीजें हैं, है ना। तो उन सभी के तहत ही दोस्तों ये पाकिस्तान में इस प्रकार की गतिविधियों का होना स्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चीन पाक अमेरिकी धुरी। चीन पाक अमेरिकी धुरी, इसका मतलब क्या हुआ कि चीन और अमेरिका इनको रोटी सेकने के लिए सबसे बेहतरीन तवा इनके लिए कौन? पाकिस्तान सिर्फ गर्म होता है ताकि ये दोनों अपनी रोटियां सेक सके। अब कैसे? तो चलिए आ जाइए, हल्का थोड़ा स्लाइड में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक अन्य कारण अमेरिका के द्वारा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को हथियार देना है। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जब से अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित एक संधि पर हस्ताक्षर किए पाकिस्तान ने, तब से इन अमेरिका और पश्चिम देशों के द्वारा पाकिस्तान को कई सारे हथियार प्राप्त हुए हैं, एक दान के रूप में, एक सहायता के रूप में। ठीक है ना। तो यहां पर भी यही कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ना बन पाने का एक विशेष कारण है कि अमेरिका से पाकिस्तान को कई प्रकार के हथियार प्राप्त हुए हैं। अमेरिकी गुट में सम्मिलित होने से पाकिस्तान को कई नए हथियार मिलते रहे हैं। 1970 में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सुधार हुआ। इस क्षेत्र में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका धुरी का निर्माण किया, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा अथवा धुरी भी जो है भारत पाक संबंधों के तनाव का कारण बनी है। कैसे? कि देखिए, हालांकि आज वर्तमान विश्व में हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विरोधी राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 1970 का दशक ऐसा था जब अमेरिका ने प्रयास किया था और चीन ने भी प्रयास किया था। उन इस प्रयासों के कारण ही अमेरिका और चीन के संबंध जो है कुछ समय के लिए ठीक हो चुके थे। और जब वो संबंध ठीक हुए थे तो पाकिस्तान अमेरिका से पहले से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि अमेरिकी गुट में पाकिस्तान शामिल हो चुका था एक तरह से। तो इस शामिल होने के कारण ही पाकिस्तान को कई प्रकार के हथियार पहले ही मिलना प्रारंभ हो चुके थे अमेरिका की ओर से। ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही अमेरिका और चीन के संबंध जो है ठीक होते हैं, वैसे ही अब इन दोनों देशों की एक धुरी, एक जो मिडल पॉइंट होता है ना, वो पाकिस्तान बन जाता है। अब पाकिस्तान के पास में दोस्तों अब दोनों हाथ में, एक हाथ में अमेरिका का हथियार, एक हाथ में चीन का हथियार। ठीक है ना। तो पाकिस्तान को तो घमंड आएगा
लेकिन हालांकि वक्त वक्त पर हमने इसके घमंड को चकनाचूर भी किया है, ठीक है ना। उसके पास में होंगे ऐसे देश, लेकिन हमारे पास में एक रसिया अकेला मात्र ठीक बहुत है। जो रूस है आज भी वर्तमान में भी दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक रूस हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त बनकर जो है साबित हुआ है। तो उन अमेरिका और चीन समय समय पर इस पाकिस्तान की मदद करते आए हैं। तो ये धुरी बनने मतलब कि इसका मिडल पॉइंट बनना, अर्थात कि अमेरिका और चीन ने समय समय पर पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल किया है। और ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है और है, वर्तमान में भी है। तो ये एक प्रमुख जो है एक विरोध या कहें कि तनाव का, दोनों के मध्य में तनाव बने रहने का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पंजाब के आतंकवादियों को समर्थन। पंजाब के आतंकवादियों को समर्थन, तो पाकिस्तान से रिलेशन ठीक ना होने का एक विशेष कारण ये पंजाब के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, ये भी एक विशेष कारण है। पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है दोस्तों, ये पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है कि इन आतंकवादियों को जो समर्थन देता है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से ही ये आतंकवादी लोग ट्रेनिंग लेकर के पंजाब में आकर के और पंजाब में जो है आतंक फैलाते हैं। और इस प्रकार की घटना 1982 में और 1984 में देखने को हमें मिल चुकी है, जब आतंकवादियों ने कई निर्दोषों की हत्या कर दी थी। और साथ ही साथ में अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर हुआ करता माफ करना, स्वर्ण मंदिर है वर्तमान में भी। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, जिसे भारत सरकार ने सैनिक कार्यवाही करके उसे मुक्त करवाया था। तो ये जो आतंकवादी पंजाब में आते हैं, जो आतंकवाद मचाते हैं, इनको समर्थन कौन प्रदान करता है, ये ट्रेनिंग कहां से लेकर आते हैं, ये पाकिस्तान से लेकर आते हैं। ये इसके पुख्ता प्रमाण है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो नहीं मानेगा, चोरी भी करेगा लेकिन पकड़ा भी जाएगा, फिर भी नहीं मानेगा कि मैंने की है ना। क्योंकि वो ना बस खत्म हो चुका है, मान लीजिए कि विश्व पटल पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं बची है, ठीक है ना। तो इस कारण से दोस्तों पंजाब में ये आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। इस कारण से भी ये विवाद जो है कभी हमारा समाप्त नहीं हो पाएगा दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम बनाना निर्माण, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। पाकिस्तान ने एक परमाणु बम का निर्माण किया था, ठीक है, परमाणु बम का निर्माण किया था। ये है 1987 की कहानी। क्या हुआ कि आप सबको भी याद होगा दोस्तों कि माफ करना, देखिए 1996 में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने एक बयान दिया था, और वो बयान ये था कि उसने 1987 में ही परमाणु बम का निर्माण कर लिया था। लेकिन ये जो तथ्य था ये गलत था, है ना। सिर्फ उसने बयान दिया था कि हमने 1987 में ही परमाणु बम का निर्माण कर लिया था और उसकी टेस्टिंग भी कर ली कंप्यूटर पे, ठीक है। परमाणु बम की टेस्टिंग कंप्यूटर पे कर ली इन लोगों ने। क्या, चलो छोड़िए उस बात को, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि देखिए, बना लिया था उन लोगों ने, परमाणु बम का निर्माण कर लिया, लेकिन अब परीक्षण नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, इसके पीछे की कहानी ये थी कि जो हमारा विश्व का संगठन है ना, यूएन, जिसमें बार बार चर्चा कर रहा हूं, यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व के कुछ देशों से मिलकर के बनाया गया एक संगठन है, किस आधार पर बनाया गया था, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। तो उसके कुछ नियम थे कि अब कोई भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व में कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, और बना भी लेता तो उसका परीक्षण नहीं करेगा कोई भी। ये विशेष दबाव था, किसका, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। लेकिन भारत इस नीति के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था भाई? भारत का कहना यह था कि अभी तक कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित देश है, शक्तिशाली देश है, जो परमाणु बम बना चुके हैं। अब उनके पास तो परमाणु बम है, ठीक है ना। अब जिनके पास नहीं है वो चाहकर भी नहीं बना सकते। तो इससे तो एक तरफा जो है न्याय हो रहा है, न्याय सबके लिए समान तो हो नहीं पाया। या तो सबके पास हो या फिर किसी के पास ना हो। अगर आप चाहते हो, यूएन से भारत ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि किसी के पास में परमाणु बम ना बनाए, कोई परमाणु बम का निर्माण ना करे, तो फिर एक काम कीजिए कि जिनके पास परमाणु बम अभी है, जिन बना चुके हैं, उनको भी कहिए कि वो उनको खत्म करे, समाप्त करे, ठीक है। तो हम निशस्त्रीकरण के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने, अर्थात कि अब यूनाइटेड नेशन में कौन 5 लोग स्थायी है,
यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोग स्थायी है जिनको वीटो पावर है, और वो उन्हीं 5 लोगों के पास में परमाणु बम थे, तो वो क्यों मानेंगे? तो भारत की इस बात को इग्नोर कर दिया। तो भारत ने कहा कि ठीक है साहब, आप जितना प्रतिबंध लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा, हम तो परीक्षण करके रहेंगे। तो भारत ने सीना चौड़ा करके और पूरी दुनिया की नजरों में धूल झोंक करके 1998 को परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जो कि आपने पिक्चर भी, इस पर पिक्चर भी आई हुई है दोस्तों, उसको देखा होगा। अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में 1998 में दोस्तों, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और जो है अब्दुल कलाम साहब के इनके नेतृत्व में पोखरण में 1998 में परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, वैसे ही पाकिस्तान को रास्ता मिल गया कि बोस भारत ने परमाणु परीक्षण कर चुका है, मतलब कि पूरे यूनाइटेड नेशन, पूरे विश्व की नजरें अब भारत पर है ना। तो अब भारत तो कुछ को जवाब देगा। जैसे ही यूनाइटेड नेशन अब सवाल करेगा भारत से कि भाई आप पर प्रतिबंध लगाया गया था कि पूरे विश्व में कि कोई परमाणु का परीक्षण नहीं, परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा, तो आपने क्यों किया? अब प्रतिबंध लगाएंगे, तो इसी चीज से भारत तो कुछ न कुछ जवाब देगा। तो इसी भारत के पीछे लगे लगे ही हैंड टू हैंड पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु बम का परीक्षण कर मारा। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान के पास में एक रास्ता बन चुका था। उसने कहा कि भाई जो पप्पा जवाब देंगे हमारे, वही जवाब हम दे देंगे, है ना। मतलब ये कि अब पाकिस्तान के पास में शब्द कहने का था कि आपने भारत का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अब मेरे पास क्यों आए हो? पहले भारत से निपटिए, इंडिया से निपटिए पहले, उसके बाद मेरे पास आइए। जब भारत से आप जवाब मिल जाए आपको कौन सा परीक्षण क्यों किया, तो उसके बाद में हमसे बोलना। ठीक है, तो भारत का सहारा लेकर, भारत की आड़ लेकर के परमाणु परीक्षणों का परीक्षण जो है पाकिस्तान ने भी उसी वक्त में कर मारे, जिसने कि 6 अप्रैल पाकिस्तान ने 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल को परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों देशों के पास में परमाणु परीक्षण हो चुके थे, दोनों देशों के बीच में परमाणु बम या परमाणु हथियार थे। तो इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य में परमाणु बम की जो है अब एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। तो इसी कारण से यहाँ पर तनाव वर्तमान में भी कंटिन्यूअसली बना हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट दोस्तों, सियाचिन। सियाचिन क्षेत्र जो है हमारे भारत के उत्तर में, अगर आपने देखा हो दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो लद्दाख के भी उत्तर में एक क्षेत्र है जो पूरी तरह से बहुत ऊंचा क्षेत्र है दोस्तों। हिमालय पर्वत के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है ऊपर पूरी तरह बर्फीला क्षेत्र है, जहां पर की टेम्परेचर माइनस में पाया जाता है। वहां पर न कोई पेड़ पौधे हैं, न कोई जानवर वहां भटकता है, लेकिन भारतीय सेना वहां पर आज भी पहरा देती है, सोचिए आप। तो सियाचिन क्षेत्र जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जिसकी भारत के लिए आज वर्तमान देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने उसको भी अपना क्षेत्र बता दिया। सोचिए, पाकिस्तान ने उसको भी अपना क्षेत्र बता दिया, जो कि जम्मू कश्मीर से हट करके लद्दाख के ऊपर उत्तर में है। ठीक है ना। तो भारत के उत्तरी सीमा पर सियाचिन का बर्फीला क्षेत्र है। स्लाइड पर आ जाइए। बर्फीला क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन 1985 में पाकिस्तान ने क्षेत्र में अपने दावे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और भारत इससे बहुत नाराज है और पाकिस्तान भारत की इस भूमि पर अपना अधिकार जताता आ रहा है। ठीक है ना। तो ये भी एक विवाद का प्रमुख बिंदु है। भाई कश्मीर वाली समस्या तो आपसे सुलझी नहीं और नए नए क्षेत्रों पर अपना अधिकार थोपने लग गए। तो मतलब कुछ भी करता ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल साउथ की मूवियों की तरह कि जो सीन लेकर आते हैं ना, तो सीन का कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। कोई लॉजिक नहीं है इनका, तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है ना। कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कराची में भारतीय यात्रियों की हत्या। कराची में भारतीय यात्रियों की हत्या, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का बहुत बड़ा कारण था। एक समय था दोस्तों 1986 में हुआ कुछ ऐसा कि एक दोस्तों जो है गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन चल रहा था। कब? 1986 में। 1986 में हरारे में जो है एक गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन चल रहा था। उसी वक्त मुंबई से एक विमान उड़ा अमेरिका जाने के लिए, या कहें कि अमेरिका का ही विमान था, जिसमें जो भारत के मुंबई से, महाराष्ट्र से उड़ा था। ठीक है, तो वहां पर छापा मारने जो है विमान पर जो छापा मार ये पाकिस्तान ने हमेशा इन लोगों का सहारा लिया, छापा मार लोगों का। तो इन्होंने क्या करा कि उस विमान पर अधिकार कर लिया। दोस्त थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको ठीक करते चले। तो छापा मार जो लोग थे उन्होंने इस विमान पर अधिकार कर लिया और थोड़े ही कुछ समय बाद ही जो है
इन छापामारों ने विमान में गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, कई भारतीय यात्रियों की मृत्यु हो गई और पाकिस्तान सरकार ने इसके विरोध में कई सारे झूठे बयान दिए, जिससे भारत सरकार रुष्ट हुई और इस घटना से संबंधित पूरा अधिकृत विवरण मांगा। तो पाकिस्तान सरकार ने जो है बस वही टालम मटोल करना, क्योंकि जब कोई इनके पास में उत्तर नहीं होता तो बस ये सही करते हैं लोग, ठीक है। तो इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कटु बना दिया। इस स्लाइड में बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। कराची में दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि 1986 में जब भारत जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग ले रहा था, उस समय दोस्तों मुंबई से एक विमान उड़ा अमेरिका के लिए। उस विमान को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने उस विमान पर हमला जो है अधिकार कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके उसको कराची ले गए, ठीक है। और हाईजैक करते ही दोस्तों कुछ ही समय बाद में उन्होंने उस प्लेन में, उस हवाई जहाज में जो है गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे कई सारे भारतीयों की मृत्यु हो चुकी थी। और जब इस घटना का पाकिस्तान से जवाब मांगा भारत सरकार ने, तो पाकिस्तान मूक बनकर रह गया, अर्थात कि चुप रहकर सर नजारे देखता रहा, कई सारे झूठे बयान दिए, सिर्फ झूठ के अलावा कभी कुछ सच नहीं बोला। तो इस कारण से भी दोस्तों दोनों के मध्य में जो संबंध है वो कटु के कटु ही बने हुए हैं। मतलब ये है कि अभी तक जितने भी विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे हैं, कि ये तो गारंटी है कि पाकिस्तान जब तक नहीं सुधरेगा ये विवाद जो है सोल्व नहीं होने, बिल्कुल भी सोल्व नहीं होने वाले। पाकिस्तान का सुधरना जरूरी है। और पाकिस्तान अब जो है, देखिए लातों के भूत कहते ना, कहावत भी है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अपने इतने साल हमने देख लिया है, 75 साल हमने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है बातों का भूत तो नहीं है, तो पक्का है, सिर्फ लातों का भूत है, लातों की ही भाषा जानता है। जब पाकिस्तान ने अब भारत पे उंगली करना शुरू किया है, और जब भारत ने उसकी सीमा में घुस के, उसके घर के अंदर घुस के उसको मार के आया है ना, तब जाकर उसको उसकी औकात समझ आई है। तब जाकर के अब उसे समझ आया कि अब इंडिया बदल चुका है, अब इंडिया जवाब देता है, अब सुनता नहीं, सिर्फ आलोचना नहीं करता संसद में, अब इंडिया जवाब देता है, घर के अंदर घुसकर जवाब देता है। तुम एक मारोगे ना तो हमारे जवान आपकी सीमा में, आपके घर के अंदर घुस के 10 मारकर लाएंगे, है ना। अभी जवाब देना सीख चुका है नया इंडिया। तो ये सारी बातें दोस्तों, अब क्या होता है कि जब से जो भारत ने अपना नया रूप धारण किया है ना, तब से अब पाकिस्तान चुप, या कहें कि मूक स्थिति में वापस से पहुंच चुका है। अब थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है पाकिस्तान, अब उसकी हरकतें कुछ कम हो रही है। तो कारण यही है कि हम दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो सुधरने वाला है नहीं, और सुधर भी गया तो जब मौका मिलेगा फिर बिगड़ जाएगा, निठल्ला तो है ही, ठीक है ना। तो इस कारण से दोस्तों कहीं से कहीं तक लगता नहीं है कि इन दोनों देशों के मध्य में व्यवहार या कहें कि संबंध मधुर हो सके। हाँ, ठीक हो सकते हैं, लेकिन मधुर संबंध नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पर पहुंचते दोस्तों, भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद। तो पाकिस्तान एक कुछ नई चालें भी चल रहा है, कुछ नई योजनाएं भी, या कहें कि भारत विरोधी नीतियों का निर्माण भी कर रहा है। तो कुछ ऐसी नीतियों का भी जो है वो सहारा ले रहा है, सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, सिर्फ गोलीबारी ही नहीं, सिर्फ संसद पे हमला नहीं, सिर्फ ताज पर हमला नहीं, सिर्फ पुलवामा अटैक नहीं, इसके अलावा दोस्तों वो एक नई चाल के द्वारा भी, जैसे कि भारत विरोधी नीतियों को भारत में लॉन्च करके, या भारत में जिहाद के नाम से लोगों को भटका करके भारत विरोधी योजनाओं को घटित कर रहा है पाकिस्तान। इसके कारण भी जो है हमारे और पाकिस्तान के मध्य में कभी भी संबंध मधुर होने की संभावना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लातों की भाषा जानता है, उसे लात ही मारना पड़ेगा कंट्रोल करना चाहते हैं तो। अन्यथा अगर हम सोचे कि उसको हम समझा ले, बुझा ले, संसद में मान सम्मान के साथ बिठाकर उससे बात करें, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो इस लायक है ही नहीं, वो है ना। तो इस कारण से दोस्तों अब चलिए स्लाइड को एक बार पढ़ते हैं। भारत पाक भावनाओं में बह जाते हैं ना। भारत पाक संबंधों में कटुता कई बार पाकिस्तान के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कटुता उत्पन्न हो रही है, व्यवहार में जो कटुता उत्पन्न हो रही है ना, इस पाकिस्तान के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो रही है। सांप्रदायिक तो समझते हैं ना, धार्मिक दृष्टिकोण से, धर्म का नाम लेकर के लोगों को भटकाना, एक नया पेशा चालू किया है पाकिस्तान ने।
ठीक है ना। तो धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्य को पाकिस्तान के शासक जानबूझकर बनाए रखते हैं। आतंकवाद को धार्मिक युद्ध का नाम देकर के आतंकवाद को, भाई आतंकवादी जो होते कैसे बनते हैं, आतंकवादियों को धर्म के अंदर, मतलब धर्म की झूठी कहानियां सुना करके इस तरह से उनको बिल्कुल धर्म के अंदर डाल दिया जाता है। उस पर अब उस पूरे स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है क्या, जिहाद। जिहाद। और आतंकवादी जो जिहाद को अपनाते हैं उनको लगता है कि वो सिर्फ ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, बल्कि वो किसी ईश्वर के मार्ग पर नहीं है, बल्कि वो उनके आकाओं के मार्ग पर चल रहा है जो उन्होंने सिर्फ आतंक को फैलाने के लिए बनाए हैं। वो कोई ईश्वर, किसी का प्राण लेना, किसी की मृत्यु, मतलब किसी की जान लेना ईश्वर का मार्ग हो ही नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो किसी की जान को लेना ईश्वर का मार्ग कहे, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पाकिस्तान ने जो है अब क्या किया है कि पाकिस्तान के जो शासक होते हैं ये जानबूझ करके आतंकवाद को धर्म का चोला पहना करके नव युवकों लोगों को गुमराह कर रहा है। और कश्मीर और भारत के और भी कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं इसी धार्मिक चोले को पहनाकर ही जो है। कश्मीर में तो हमेशा घटनाएं घटती ही रहती है, कश्मीर पंजाब जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा और भी अब कई क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की घटनाएं अब घटने लगी है। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध में तनाव लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। जब तक, कब तक, जब तक पाकिस्तान की नकेल न कसती जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। ये बताइए दोस्तों कि ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट समझ आया। इसमें अब कुछ शेष नहीं बचा है दोस्तों। भारत पाकिस्तान संबंध वाले इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और बचता है, आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है जो है शिमला समझौता। पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ था दोनों के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। उस समझौते को इनका ही नाम है शिमला समझौता। चूंकि ये शिमला में एक समझौता हुआ था, इस समझौते के क्या प्रभाव रहे हैं, किस कारण से समझौता हुआ था, समझौता होने के बाद में संबंध कैसे बने हैं भारत और पाकिस्तान के, इन सब पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके आने वाली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिले उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंस करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। वैसे सभी को पता है, अगर कोई छात्र हमारे साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे एक नया चैनल बना दिया गया है प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। जल्दी से उसे ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे। जैसी क्लास वहां स्टार्ट होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको वहां पर जो है क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका जो पीडीएफ क्लास नोट्स है उसके डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ले ले। फर्स्ट पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ले ले। नए यूट्यूब चैनल प्रज्ञान हिंदी जीके का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको भी दोस्तों वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन उसको भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।